ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी क्लास। इंशाल्लाह आई होपिंग कि आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। मैं आप लोगों के ना फ़िलहाल वक्ती तौर पे कैमरास और माइक जो है ना वो म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी ट्रेनिंग देता हूँ तो पहले भी पैटर्न यही रखते हैं हम, कि पहले मैं आपको बताता हूँ, मतलब थोड़ी सी गाइडेंस देता हूँ, मतलब आप सुनते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारी पहली क्लास है ये। वरना इस तरह होता है कि जैसे ही क्लास शुरू हो तो पहले 5-10 मिनट में आपकी जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर मेजर टॉपिक। और उसके बाद मतलब आखिरी जो 15 मिनट है, 20 मिनट है, हम वो क्वेश्चन आंसर सेशन पे देते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे ये होती है कि प्लीज़ जब भी आप क्लास ले रहे हो तो अपने साथ अपना पेन पेंसिल, ठीक है, अपने नोट्स वगैरह साथ रख के बैठें। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो भी आप चीज़ मुझसे सुने, ठीक है, कुछ तो हमारे नोट्स में आपको दूंगा ना, स्पोर्टिंग वेरी वेरी हेल्पफुल नोट्स होंगे आपके लिए, ठीक है। और कुछ जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो वो भी आप जो है नोटिंग करते रहें। उससे ये होगा बेनिफिट कि अल्टीमेटली साथ साथ आपके नोट्स भी बनेंगे। आपकी जो भी क्वेरी क्वेश्चन हो, तो लेट्स सपोज कोई लेक्चर के दौरान आपकी कोई क्वेरी आती है, आप कहते हैं कि माजिद भाई ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ठीक है, तो आप उस टाइम पढ़ा रहे थे तो मैंने नोट कर लिया, लिहाजा आप मुझे अब आप बता दें तो मैं बता दिया करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए सारे ही प्रोफेशनल लोग हैं, और जो लोग हैं माशाल्लाह, उनके एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली उनके अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो उस तरह आप जब आप मतलब बीच में क्वेश्चन कर रहे होंगे या कुछ इस तरह से, तो वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश ये होगी कि हम जो एक्सटेंडेड क्लास का टाइम है ना हमारा 1.5 घंटे का, उसमें घंटा सवा घंटा हम अपना पढ़ रहे हो, जो स्टैंडर्ड पढ़ना है सबके लिए जो है, ठीक है। और उसके बाद मतलब देखें, एक तो व्हाट्सएप सपोर्ट है ना जो कि 24/7, आप किसी भी टाइम मुझे कहें कि माजिद भाई मुझे ये समझ नहीं आया पॉइंट, या इस पे मुझे क्लैरिटी दें, या ये पॉइंट है प्रैक्टिस में कर रहा हूँ मुझे आया तो आप मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको बता रहा हूँ। या ड्यूरिंग दी क्लास मैंने आपको कहा है कि जैसे ही हमारा लेक्चर शुरू शुरू हुआ करेगा तो पहले 5-7 मिनट हम पिछली क्लास के क्वेश्चन कर लिया करेंगे जो आपके होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्लास के एंड में जो क्लास का ड्यूरेशन वाला बीच वाला जो टाइम पीरियड होगा ना, उसमें हम एक्चुअली जो हमने पढ़ना है एक्चुअली वो हम पढ़ रहे होंगे। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें भी कवर कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन भी आंसर हो जाते हैं, क्योंकि मैं मल्टीपल सेशन करवाता हूँ इस पे ऑनलाइन। तो मुझे इसका एक आइडिया है कि ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, और ये मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट जो है ना ये आपको देती है। तो जी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह जी आज की क्लास हमारी, जो कि रिलेटिंग है मॉड्यूल 1, बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ। मैंने ना आपको आई थिंक अगर अभी नहीं दिया तो प्लीज़ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नो इशू एट ऑल। ओरिएंटेशन क्लास हमने सबसे पहले ली, 20 मिनट की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ये कोर्स बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस वो प्राइवेट कंपनी की भी हो सकती हैं, वो बेशक सिंगल मेंबर कंपनी की हों, वो किसी लिस्टेड कंपनी की हों, ठीक है, वो किस बेस पे बनती हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है, उसमें जो चीज़ें आ रही होती हैं वो क्या क्या हैं, कैसे एक्सप्लेन करनी है, कैश फ्लो कैसे बनानी है, बैलेंस शीट कैसे टैली करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक पूरा साइकिल जो होता है अकाउंटिंग का, कि जर्नल एंट्री से लेके टिल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक का जो सफ़र है वो इंशाल्लाह आपके साथ होगा। अल्लाह पाक हमें जो है ना इसमें सीखने की, सिखाने की और एक तौफीक दे, और हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल बनाए इंशाल्लाह जी। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारी आज की क्लास की। मैं ओरिएंटेशन पहले दे चुका हूँ, अगर आप में से किसी ने ले ली है तो वेरी वेल एंड गुड है, अगर नहीं ली तो आप ले भी सकते हैं, इसका भी लिंक मौजूद है। अगर मैं थोड़ा सा क्विकली अपने बारे में बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान से भी मेंबरशिप है, क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कमांड है एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, एक 7 से 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और बड़े एक मतलब लिस्टेड कंपनीज के साथ भी टाइम गुजरा, प्राइवेट के साथ भी, टैक्स के मामला भी, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी देखने मतलब आपको पता है ना प्रैक्टिस वाला बंदा जो है ना उसको बड़े सारे केस जो है ना वो मिलते हैं। तो इंशाल्लाह जी आज की क्लास में हम मॉड्यूल 1 जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। हमने कोर्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारा सबसे पहला अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एलिमेंट क्या हैं, और किस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनती हैं, ठीक है। अब देखें ना, अकाउंटिंग की स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है, ठीक है। अब वो जो स्टैंडर्ड हैं, अब पाकिस्तान मतलब वो उसका हेडक्वार्टर यूके में है, पाकिस्तान यहाँ पे है, तो क्या हमारे ऊपर वो एप्लीकेबल हैं, किस इंस्टीट्यूट ने उनको अडॉप्ट किया, फिर हमारे कुछ अपने लोकल लॉज भी हैं, तो वो आपको जो गाइडेंस दे उनकी हमारे इधर क्या अहमियत होती है, क्या आपने अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें देखना होती हैं। रिजवान भाई आपने हैंड रेस किया हुआ है, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ चैट में आप लिख दें। मॉड्यूल 2 में अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है।
जर्नल एंट्री से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक का जो सफ़र है, और ये सफ़र आजकल आपको पता है तय किया जा रहा है ईआरपी सिस्टम के थ्रू। ठीक है। तो हम उसकी भी इसमें जो है ना डिस्कस करेंगे। IS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, IS 2 इन्वेंट्रीज, I7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। उसके अलावा हमारा एक मॉड्यूल होगा कि आपने एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, लिंकिंग करनी है, कैश फ्लो बनानी है, उसके वर्किंग बनाते हैं आप। ठीक है। तो वो किस तरह से बनानी है, कैसे टैली करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह देख रहे होंगे। ईयर एंड पे क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं। ठीक है। जैसे इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट है, अक्रूवल है, मल्टीपल एडजस्टमेंट होती हैं, करनी है। अब जैसे ईयर एंड आने वाला है, आपको पता है 30 जून 2026 फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, अगला साल स्टार्ट हो जाएगा। तो एक नई एक्टिविटी होती है कि ऑडिटर्स ने क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करना होता है, कैश काउंट करना होता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो आपकी उसने वेरीफाई करनी है। हमारे लिए तो अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल के लिए तो न्यू ईयर जो है ना वो 1 जुलाई को ही शुरू होता है। बैंकों की छुट्टी होती है, लेकिन हमारे लिए वो साल का पहला दिन होता है अगर हम फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। उसके बाद जी, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, आप FBR का काम करते हैं, PRA का, SRB का, BRA का, किसी का भी। तो आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, ये आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली जो है। ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में और भी चीजें आती हैं, सेल इनवॉइसेस भी आएंगी, परचेज इनवॉइस, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है ये एक एग्जेक्टिव समरी है कि इस कंपनी का इतना रेवेन्यू था, ये परचेज थी, ये उसने कमाया, ये लगाया, ये सारी। अब उनके पीछे एविडेंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय द एविडेंस, तो वो सारी चीजें भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट है। ये हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सेल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप लिंक करते हैं, बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, और फिर उन रिकॉर्ड्स को आपने FBR की, आप देखें ना FBR में सेल टैक्स रिटर्न भी हैं, आप एनेक्जर HB फाइल करते हैं, JB फाइल करते हैं, स्टॉक का एनेक्जर फाइल करते हैं, आप एनेक्जर CA। ठीक है। अब इनकी आपने अकाउंटिंग में क्या इंप्लीकेशंस देनी है, ठीक है, ये कैसे मैच करने हैं, रिकॉर्ड रिकनसाइल कैसे करने हैं, कल को कोई नोटिस या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अक्सर आप में से टैक्स के कंसल्टेंट हैं, तो उनके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं, सारे ही मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मतलब इसमें मैंने वही चीज़ें लिखी हैं कि जो एक मेरा एक्सपीरियंस है कि यार ये चीज़ें ज़रूरी पता होनी चाहिए। उसके बाद ओपन फॉर सजेशन भी हूँ, मतलब ये नहीं है कि जस्ट मैंने जो चीज़ कह दी वही जो है ना हरफे आखिर है। नहीं, आपको लगता है कि नहीं भाई साहब इसमें मुझे एक ये केस भी मिला है, आप जरा इस पे भी तो नोट्स डालें, बिल्कुल जी, आप ग्रुप में पूछें, वी कैन डिस्कस इट। ठीक है। तो मतलब वी आर वेरी वेरी ओपन एंड वेरी क्लियर रिगार्डिंग एनी पॉइंट, एनी क्लैरिफिकेशन। लेकिन वी आर आल्सो कमिटेड कि हमने जो यहाँ पे कमिट किया है ना कि वी आर डिस्कसिंग दिस, तो इंशाल्लाह वो हमारी प्रायोरिटी होगा। और बाकी चीज़ें सारी आप जो ग्रुप है उसमें आपके प्रैक्टिस के कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, वो भी हम आपके साथ आंसर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी कैपेबल कि आप ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते होंगे, समझ सकते होंगे। आपको पता है ना स्टॉक एक्सचेंज में हमारी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गेम है ना। अक्सर इन्वेस्टर आते हैं, कहते हैं कि यार रोते भी हैं कि पैसे लगाए थे, ये हो गया, वो हो गया। अब देखिए ना, ट्रेनिंग नहीं लेके नहीं आते, समझते नहीं है, उनको पता ही नहीं होता जी अकाउंट्स भी कोई चीज़ है, कोई एसेट भी कोई चीज़ होती है, कोई इसकी बुक वैल्यू देखनी होती है, फिर खरीदना होता है, ये करना होता है, नहीं उनको पता ही नहीं है। ठीक है। मैं कहाँ से देखूं डायरेक्टर रिपोर्ट, प्लांट क्या है, कहाँ। अब देखें ना, ये सारी चीजें आपको तभी पता चलती हैं जब आपने अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ी हो। ठीक है। एक अच्छा अकाउंटेंट ही एक अच्छा इन्वेस्टर हो सकता है। ठीक है। अब लाजमी भी नहीं है ये पॉइंट कि अब बड़े लोग ऐसे हैं कि जो इतने अच्छे अकाउंटेंट नहीं, उनको पता भी नहीं है। आप कह लें कि अक्सर आप कहते हो कि यार ये अंगूठा छाप है, ये है, वो है, और उसने ये कर दिया, लेकिन डेफिनेटली अगर आप बैक एंड पे देखते हैं ना तो उनको सपोर्ट होती है प्रोफेशनल्स की, आप जैसे लोगों की। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दे आर डिपेंडेंट अपॉन योर एक्सपर्टीज, डिपेंडेंट अपॉन योर पॉइंट्स। ठीक है। और वो तभी आप बता सकते हैं जब आपको खुद पता होगा। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अच्छा अकाउंटेंट ही एक अच्छा ऑडिटर हो सकता है। अब उसको पता ही नहीं भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनी, किस किन हालात में बनी, किस फ्रेमवर्क के तहत बनी, तो मैं क्या ऑडिट कर दूंगा। ठीक है। जब हम ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं, व्हेन आई प्लेस द साइन ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, देन डेफिनेटली वी शुड हैव दिस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भाई मैंने देख ली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ठीक था। ये सारी चीजें जो है ना वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक। तो हम ट्रेडिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस कंपनी, उनके साथ साथ एग्जाम्पल जो है ना वो कवर कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा मेन है वो मॉड्यूल 1 है, टॉपिक इंट्रोडक्टरी टाइप क्लास। इसमें कोई हम इतना ज़्यादा वो नहीं करेगा, लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इंशाल्लाह। आफ्टर दिस क्लास आप खुद कैपेबल होंगे कि आप पूछेंगे कि सर जी वाकई चीज़ों का आइडिया हुआ है, ये चीज़ें पहले क्लैरिटी से नहीं पता थी। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इस पे हमें बात करनी है। तो जरा जी क्विकली चलते हैं और अपनी जो है डिस्कशन इस टॉपिक पे, आज के टॉपिक पे अपने पे स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है।
मैं जस्ट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी से बताता चलूँ कि हम इसमें जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको किस तरह से देखते हैं। देखिए, जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है ना किसी की, या बनी हुई देखनी है, तो आपने ये जरूर देखना है कि उसकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या है। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, कि ये किस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनी। इसको ना बेसिस ऑफ प्रिपरेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। भाई ये आईएफआरएस के तहत बनी है, ये स्मॉल साइज एंटिटीज के तहत बनी है। किसके तहत? अब आप कहते हैं कि सर जी आप आगे आगे चल रहे हैं, आपने हमें बताया ही नहीं आईएफआरएस क्या है, आईएस क्या है, स्मॉल साइज क्या है। मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे जो मेन चीज है ना वो आपका आईएफआरएस फाउंडेशन है। मैं अब इदारों पे बात लेके आता हूँ। आईएफआरएस फाउंडेशन, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के जो रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो इशू करते हैं। ठीक है, आईएफआरएस फाउंडेशन। अब इसके मेन जो है वो दो डिपार्टमेंट हैं। जस्ट हम जिससे कंसर्न है, हमारा वास्ता है, वो है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। और कौन डिपार्टमेंट इशू करता है इसको? हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएएसबी। ये इदारा है, इसका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, उनको डेवलप करना, कंट्रीज को देना, उनकी अडोप्शन करवाना। ठीक है। और ये एनपीओ है, सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई ये बिजनेस एंटिटी नहीं है। इनका काम है ट्रांसपेरेंसी लेके आना, फेयरनेस लेके आना, अकाउंटेबिलिटी लेके आना। आप देखें ना, एक सबसे जरूरी चीज यही होती है, अकाउंटेबिलिटी। कि हमारे यहाँ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं बट दे आर नॉट विलिंग टू बी अकाउंटेबल। ठीक है। मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मुझे आप जो है डायरेक्टर बना दें के इलेक्ट्रिक का, लेकिन जब भी आप मेरे से आके पूछें ना, कहें कि माजिद जरा मुझे हिसाब किताब देना, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बताना, वो मुझे बड़ा उस पर गुस्सा आता है कि क्यों मेरे से पूछ रहे हैं। फिर वो मुझे ये भी कह देते हैं कि जनाब इसको ऑडिट करवा के दें, उस पर भी मैं बड़ा वो होती है। लेकिन जस्ट मैं कंसल्टेंसी की बात कर रहा हूँ हमारे पॉइंट से। हमारी तो एक रोजी रोटी लगी होती है ना, हम तो मतलब एक बना रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है। डेफिनेटली जो आईएफआरएस स्टैंडर्ड है, ये एनपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिपार्टमेंट हैं, कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये इशू करता है आईएफआरएस और आईएएस। आईएएस है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये पुराना नाम है। अब इसके ना नए नाम, आप मतलब अब जो भी स्टैंडर्ड इशू होते हैं ना, वो आईएफआरएस के नाम से इशू होते हैं। आप कहते हैं कि सर जी थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताते हैं, स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं। ठीक है। मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देख रहे होते हैं। देखें आप, मे भी आपको ये थोड़ी चीजें ना बोरिंग लगे, या आप कहें कि सर आप टॉपिक से हट रहे हैं। देखें हम बिल्कुल भी ना तो टॉपिक से हट रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। देखें, आपकी फाउंडेशन जितनी आपको पता होगा ना कि बैकग्राउंड का ये चीज ऐसे है तो क्यों है। आज के दौर में अगर आप मेरे से पूछें, तो आज के दौर में जो है वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जवाब से भी। जवाब तो आपको चैट जीपीटी भी दे देगा, जवाब तो आपको गूगल भी दे देगा, क्लाउड भी दे देगा, और ऐसा दे देगा कि कोई इंसान उसको जो है इतना शायद दे भी ना सके, क्योंकि वो मल्टीपल इंसानों की जहनीत से बना हुआ है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ माइंड्स ने उसको बनाया है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो आपको एक आंसर बेहतर देगा, लेकिन आपको उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ वर्ल्ड, ये भी एक दुनिया है। तो आज के दौर में सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहनों को जो जिंदा रखते हैं वो जवाब से ज्यादा सवाल जिंदा रखते हैं। जो कौमें भी आगे बढ़ी हैं हुआ है, दे डेफिनेटली हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। ये काम ऐसे हुआ है तो क्यों हुआ है, ये ठीक हुआ है तो इसके पीछे ये रीजन थी, ये गलत हुआ है तो ये रीजन थी। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि मुझसे इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी बंदी है, ये यही है कि भाई पिछले साल में जो हुआ जरा मुझे बताएं ना, कि क्या कमाया, क्या लगाया, कहाँ कहाँ प्लांट है, कहाँ मशीनरी है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, गनी डेयरीज की, जीडीएल। अभी इसका आईपीओ हुआ है कोई एक डेढ़ माह पहले, और इसका शेयर लिस्ट हुआ है कोई तकरीबन 33 रुपीज पे। ठीक है। आपको पता है आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये भी ना चीजें समझने की जरूरत है। ठीक है, ये हमारी मार्केट है, हमें समझना है इसको। हमारा काम सिर्फ जस्ट डेबिट क्रेडिट भी नहीं है। वी आर दी फ्यूचर फाइनेंस लीडर या करंट फाइनेंस लीडर हैं, तो हमें ये चीजें पता होना जरूरी है। क्लाइंट का तो हम काम कर ही देंगे, पैसे आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन भाई अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें या मॉडल समझना चाहें, या क्यों ये हो रहा है सारा, तो आपको डेफिनेटली इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है। तो वो 33 रुपीज का शेयर लिस्ट होता है, आईपीओ में चलेगा। अभी आईपीओ आपको पता है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी देखो ना, पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, या तो वो बैंक से उधार ले ले,
या अपने ही लोगों को कन्विंस कर ले कि मुझे पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, तो वो लगा लें। वो जनरल पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती। अगर उसने लेने हैं तो एससीसीपी से, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड से, स्टॉक एक्सचेंज से, पूरी पूरी जिसे कहते हैं कि अप्रूवल्स लेकर आए, लिस्ट हो, आईपीओ में जाए और पब्लिक को पैसे दे, पब्लिक मतलब उनको पैसे दे, पब्लिक को वो शेयर्स दें, फिर वो पैसे ले सकते हैं उससे। अब आप कहेंगे सर ये क्या क्यों होता है? डेफिनेटली देखें, जब प्राइवेट कंपनी है उसको थोड़े लोग जानते हैं, एक तो आपकी ग्लोबली रिकग्निशन हो जाती है, फिर आपकी उस कंपनी की ना एक बोली लग जाती है। देखो ना, एक बात है, आपके पास एक कंपनी है, जस्ट मैं एक बात करूँ कंसल्टेंसी की है, कि कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी, उसका 10 मिलियन का लेट्स सपोज पेड अप कैपिटल है उसकी, जो है ना 20 करोड़ की उसकी बैलेंस शीट हो गई है, ये हो गया वो हो गया, सेल है उसकी, अच्छी चीजें हैं। अब आप कहेंगे सर जी अगर मैं इसको बेचना चाहूँ तो कितने की बिकेगी? भैया आपको ड्यू डिलीजेंस करवानी पड़ेगी, आपको उसकी बिजनेस वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। और आप जो है ना किसी भी बंदे को कॉल करते हैं, आपको कहते हैं कि यार आप इस कंपनी को जानते हैं? वो कहता है नहीं भाई मैं तो जानता ही नहीं। आप कहते हैं कि यार मैंने एक तो इसकी ना हमेशा मुझे पता हो कि इसकी वर्थ इतनी है, और दूसरा इसको लोग जाने, रिकग्निशन हो, मेरा नाम जाए कि मैं सीईओ हूँ, ये डायरेक्टर हैं, ये कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है। तो वो क्या होगा जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो आईपीओ में जब कंपनी जाती है, लिस्ट होती है, तो वो पब्लिक से पैसे रेज करती है, उस पैसों को अपने उसमें लगाती है, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक करना पड़ती है, अपनी तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक करना पड़ती है, अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं, अगर हम यूजर्स की बात करें इसकी, तो सबसे बड़े यूजर इसके इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। एक जिस कंपनी की बन रही होती है वो तो यूजर हैं ही, ठीक है, लेकिन अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है, लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। देखें, पैसा लोगों का है, जिसे कहते हैं ना कि माल मुफ्त दिल बेरहम। हो सकता है कि लोग आए पैसे दें आपको, आपको रिवाइव करें, और आप जो है ना उसको पाकिस्तान स्टील मिल ही बना दें, आप उसको पीआईए ही बना दें, ठीक है। फिर आप उसको गिराएं और इस हद तक गिरा दें कि ठीक है ये जब 2 कौड़ी की हो जाएगी इसको उठा लेंगे हम खुद ही, ठीक है। जैसे कहते हैं नहीं कि जब मेरे हालात खराब हुए तो सबसे पहले जो मुझे मेरे एसेट्स को, मेरे सासाजात को जो खरीदने वाले थे वो मेरे अपने ही लोग थे। खैर ये सारी एक बातें भी हैं और तल्ख हकीकत भी हैं। खैर हम बात करें थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे वो कंपनी लिस्ट हुई, तो उसके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, पब्लिक को देगी। प्राइवेट आपको पता है नहीं देती, बस एससीसीपी को जमा करवा देते हैं, या जी एफपीआर को जमा करवाते हैं, या जहाँ कहीं टेंडर शेंडर में जाना हो वो दे देते हैं। लेकिन जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करती हैं, ठीक है। तो अब इस कंपनी ने 33 रेज किया एक शेयर से, अभी इसका शेयर 24 रुपये का है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? कम ज्यादा देखें, अब डेफिनेटली आप कंपनी को नहीं कह सकते पता नहीं वैल्यूएशन हुई थी वो ठीक नहीं थी, या कोई इशू था, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि अभी इन्होंने ना गाय भैंसे वगैरह ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई हैं, तो उनको टाइम लगेगा डेफिनेटली, और इसका शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है मार्केट इस तरह ही चलती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो उस मार्केट को देखने के लिए, वॉच करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको एनालिसिस करना होता है, तो तभी जाके आप जो है उसको समझते हैं। तो आईएफआरएस फाउंडेशन सबसे इदारा मेन उसके अंडर काम करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि इशू करता है आईएफआरएस, जिसकी तहत हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब आईएफआरएस की आगे टाइप है, एक फुल आईएफआरएस है, ठीक है। एक आईएफआरएस फॉर एसएमईज है, ठीक है। एक आईएफआरएस फॉर एसएसईज है, स्मॉल साइज एंटिटी। आप कहते हैं कि सर जी ये एसईसीज एसएमईज ये क्या है? ये स्मॉल एंड मीडियम कंपनी जो हैं, जो स्मॉल साइज एंटिटी हैं, उनके लिए, उनको ना थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। कि आप मतलब इतना बर्डन ना डालें। देखें ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी कोई आम काम नहीं ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है आपने, ठीक। ये तो नहीं है कि पैसे ही इतने लग जाएं, ठीक है, कंसल्टेंट को हायर करने के और उसके के उसका बेनिफिट ही कोई ना हो। तो उन्होंने कुछ लिमिटेशंस, मतलब कुछ जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम भी की हुई है। खैर, तो सबसे मेन आईएफआरएस है जो बनाता है। उसके बाद जो जिस कंट्री में वो अडॉप्ट कर लिए जाते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में एससीसीपी अडॉप्ट करता है, मतलब बाहर से बने बनाए आते हैं, उनका नोटिफिकेशन आता है कि जितने भी मेंबर कंट्री ना, जैसे पाकिस्तान मेंबर है, ठीक है, तो उसने अप्लाई करना होता है, मतलब उसको अडॉप्ट करना है। तो एससीसीपी एक इदारा है, वो कहेगा कि ठीक है जी, मैं सिक्योरिटीज़ वगैरह को देखता हूँ, ठीक है, कंपनीज की फाइलिंग को देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये अप्लाई कर दो। जैसे आजकल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड है, आईएफआरएस 18 है, ठीक है, जो कि नया आएगा अभी, और जो 1 जनवरी 2027 से, तो एससीसीपी ने उसके बारे में अडोप्शन की जो गाइडलाइंस दी हैं वो 1 जनवरी 2027 दी है, कि उसके बाद जितने भी अकाउंट्स बनेंगे ना, वो किस पे बनेंगे? आईएफआरएस 18 की बेस पे बन रहेंगे,
उसके बाद ये जो एसएमईज बना दिए, एसएससीज बना दी, ये उस कंपनी के लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं वो बनाती हैं कि यार हमारे छोटे बिजनेस भी हैं, मीडियम साइज भी हैं, तो लिहाजा उन पे इतना बर्डन ना डालें इंफॉर्मेशन का उसका, क्योंकि उनके ऊपर कौन सा कोई पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको आप जो है ना रिक्वायरमेंट कम से कम दें। तो इस तरह से आप उनको कम रिक्वायरमेंट दे के भी उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे आई थिंक आपको समझ आ गई होगी आईएफआरएस क्या है, आईएस क्या है। जस्ट अगर आप इसको थोड़ा सा ना देखना चाहें हमारे नोट्स के साथ, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा मॉड्यूल है, और इनको मैं जो है ना सेव कर लेता हूँ पीडीएफ में। तो ये जी ओपन हो गया, ठीक है। ये देखें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजफुल इंफॉर्मेशन का इन्वेस्टर, लेंडर्स जिन्होंने उधार दिए हैं वो भी जानना चाहते हैं भाई कंपनी के अकाउंट्स दिखाओ, क्रेडिटर्स जिनसे आपने रॉ मटेरियल उठाया है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एफपीआर, ठीक है, ये भी आपसे अकाउंट्स मांग सकते हैं, मैनेजमेंट है, इंप्लॉयज हैं, रेगुलेटर्स हैं, एफपीआर है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, ये आपसे मांग सकते हैं, मतलब ये आपके यूजर हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। उसके बाद ये देखें आईएफआरएस फाउंडेशन, फुल नेम इसका ये आ गया। इसका डिपार्टमेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और एक होता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो ये ऑडिट वाले इशू करता है, हमारा ताल्लुक सिर्फ इस हिस्से है, ठीक है। ये आईएफआरएस इशू करता है, और आईएस मतलब पुराना नाम है इसका, 2001 में बना है ये, और लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना मैंने बता दिया। और आईएसबी का काम क्या है, आईएफआरएस को बनाना, अपडेट करना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना, इन्हेंस करना, कंपेरेबिलिटी, ठीक है। तो अब आप कहते हैं कि सर जी ज़रा आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पे फुल आईएफआरएस लगेंगे, या इस पे स्मॉल साइज के लगेंगे, या इस पे एसएमईज के लगेंगे बिजनेस पे, तो वो मैं कैसे करूँ? तो वो आपने एससीसीपी का जो थर्ड शेड्यूल है ना वो ओपन कर लेना है, ठीक है। जो थर्ड शेड्यूल्स है कंपनीज एक्ट का, वो आपने ओपन कर लेना है। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया, तो इसमें ये आपको बताता है, ये बेसिकली आपको क्लासिफिकेशंस देता है कंपनी की कि उसके ऊपर ये अकाउंट्स लगेंगे। अच्छा अब देखें ये ना समझना जरूरी है, ठीक है। जब आपको ये पता होगा ना कि अच्छा ये मेरा बिजनेस है, उसकी सेल ये है, ये प्राइवेट कंपनी है या ये लिस्टेड है, उस हिसाब से आप यहाँ चूज करेंगे कि इस पे क्या लगेंगे, फिर आप उसी की बेस पे अकाउंट बनाओगे, ठीक है। बहुत दफ़ा एससीसीपी का इतराज आता है कि जनाब कंपनी ने अपनी क्लासिफिकेशन ही सही नहीं दी हुई, अपने अकाउंट्स ही सही नहीं बनाए हुए, उसने अपना स्टैंडर्ड ही सही नहीं लगाए, ठीक है। तो ये आपको थर्ड शेड्यूल जो कंपनीज एक्ट का वो बताता है, अंडर सेक्शन 224 एंड 225 कंपनीज की क्लासिफिकेशन देता है। सबसे पहले देता है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, जिसमें लार्ज साइज लिस्टेड कंपनी आती है, ठीक है। इसके ऊपर फुल आईएफआरएस लगते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, फुल आईएफआरएस, मतलब इसने सारे जितने भी आईएफआरएस है ना उनको कंप्लाई करना होता है, ठीक है। और इस पे कंपनीज एक्ट का कौन सा शेड्यूल लगता है, फोर्थ शेड्यूल लगता है। उसके बाद आप कहते हैं कि सर जी अच्छी कंपनी है जो नॉन लिस्टेड है, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट की कंपनी है, वो किसी एनबीएफसी है कुछ इस तरह, तो उस पर क्या लगेंगे? मैंने कहा उस पर भी आईएफआरएस ही लगेंगे, लेकिन उस पर कंपनीज एक्ट का पांचवा शेड्यूल लगेगा। अच्छा देखिए, आप कहेंगे सर जी आईएफआरएस तो समझ आ गई, ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, लॉज हैं, ये फिफ्थ शेड्यूल, ये लोकल आप बार बार क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? मैंने कहा भाई एसईसीपी भी कोई इदारा है, उसकी बात माननी है नहीं माननी, ठीक है। आप कहते हैं हाँ सर माननी है। अच्छा आप कहते हैं सर जी क्या कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक पॉइंट को आईएफआरएस वाले कह दें कि ये ठीक है, लेकिन एससीसीपी उसमें अपनी कोई और जो है ना पॉइंट दे, वो कहे कि नहीं इसको ऐसे करना है, मतलब कभी इनकंसिस्टेंसी आ सकती है इंटरनेशनल लॉज में और एससीसीपी के लॉ में? मैंने कहा बिल्कुल आ सकती है। तो आप कहेंगे सर जी फिर हम क्या फॉलो करेंगे? मैंने कहा फिर आप लोकल लॉ को प्रिवेल करेंगे। when there has been an inconsistency between the local laws and the international financial reporting standard, then the local laws will prevail, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहीं भी इतना ज्यादा कोई जिक्र नहीं है कि आपने डायरेक्टर की सैलरी को और उसको जो है ना खोल खोल के बताना है कि इसमें यूटिलिटी इतना दिया, मैंने घर का रेंट इतना दिया, उसको रेमुनरेशन इतने दी, बोनस इतना दिया, फलां इतना दिया। वो तो कहते हैं ठीक है डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है, एज पर IS 24 आप इसको जो है ना डायरेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप इसकी इंफॉर्मेशन दें। लेकिन जो कंपनीज एक्ट है ये आपको रिक्वायर करता है भैया आप ये सारी चीजें भी बताओ, तो तब आप जो है ना उसको बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड शेड्यूल है ना इससे आप कंपनीज चूज कर लेते हैं, ठीक है। या अगर कोई लार्ज साइज कंपनी है, मतलब वो ना तो लिस्टेड है ना पब्लिक अनलिस्टेड है, लेकिन उसका पेड अप कैपिटल 200 मिलियन का है, और उसका जो टर्नओवर सेल है वो 800 मिलियन की है, और एम्प्लॉयज उसके 750 या उससे ज्यादा हैं, तो उस पर भी फुल आईएफआरएस लगेंगे। वो मतलब वही बड़ी कंपनी है और पांचवा शेड्यूल लगेगा।
ठीक है, जो अंडर सेक्शन 42 की कंपनीज हैं उनके ऊपर भी फुल आईएफआरएस लग रहे होंगे। ठीक है, फुल आईएफआरएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ, तो ये एक मेजर चेंज आई थी। पहले लगता था इस पर सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एनपीओ, लेकिन अब इस पे फुल आईएफआरएस लगते हैं। आप कहते हैं सर जी जो छोटी कंपनियां हैं, जैसे लेट्स सपोज 200 मिलियन से कम है, उसका 1 मिलियन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका टर्नओवर 800 मिलियन तक है और इम्प्लाइज भी उसके 750 से कम है, तो उस पे आईएफआरएस फॉर एसएमईज लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना कंपनीज की क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप कहते हैं कि सर जी एक मेरी कंपनी है, मैं क्लाइंट है मेरा, और उसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन तक है, मतलब लेट्स सपोज 1 लाख है। देखना अप टू 10 मिलियन का मतलब यही है ना कि 10 मिलियन से ज्यादा नहीं है, कम तो जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है, 1 लाख भी हो सकता है, और उसका टर्नओवर भी 150 मिलियन से कम है, एंड इम्प्लाइज नॉट मोर देन 250, और इम्प्लाइज भी 250 से ज़्यादा नहीं है, तो वो स्मॉल साइज एंटिटी है, स्मॉल साइज कंपनी है, उसके ऊपर ये आईएफआरएस लगेंगे, एएफआरएस फॉर एसएससीज। आप कहते हैं कि सर जी इंटरनेशनल भी समझ आ जाता है कि आईएफआरएस तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने इशू किए हैं। जरा आप ये बताते हैं कि जो एएफआरएस फॉर एससीसीज, एसएमईज, एनपीओ, ये किसने इशू किया? मैंने कहा कि ये आई कैप इशू करता है आपको। आई कैप का भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो पूरी दुनिया के जो स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, मतलब आईएफआरएस जो है इंटरनेट, उसको सामने रखता है, फिर अपने कंट्री के हालात सामने रखता है, बिजनेसेस के हालात देखता है, स्मॉल साइज कंपनी क्या, उसके हिसाब से वो छोटे छोटे स्टैंडर्ड भी बना देता है। मतलब वो कहता है कि अगर छोटी कंपनी है, 10 मिलियन तक पेड ऑफ कैपिटल है, तो वो फुल आईएफआरएस ना लगाए, बल्कि स्मॉल साइज बना दे। देखिए उसके अकाउंट्स तो बनेंगे, लेकिन उस पर कम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं डिस्क्लोज करना होता, मतलब मोटी मोटी चीजें अब कह लें जो उनसे डिस्क्लोज करनी है, वो इन डेप्थ डिस्क्लोजर नहीं देना उसने, क्योंकि वो छोटी कंपनी है ना। अगर वो लिस्टेड होती तो उसके ऊपर फुल आईएफआरएस ही लग रहे होते। ठीक है, तो इस तरह से जो ये क्लासिफिकेशन है, ये आपको हेल्प करती है कि आप इसको देखें और डिसाइड करें कि भाई मेरी कंपनी क्या है और किस बेस पे मैंने उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको उसका पता चलता है कि क्या मेरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल लॉज कौन से, मतलब कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, क्या मैंने फुल आईएफआरएस लगाने हैं, क्योंकि देखे ना हम ये सारे जो पढ़ रहे हैं ना ये बेसिकली फुल आईएफआरएस से रिलेटिंग है। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि आपके छोटे क्लाइंट और आप उस पर भी फुल आईएफआरएस लगा दें। देखें परमिशन है, आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर देना पड़ेंगे, तो क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो? आ बैल मुझे मार क्यों कह रहे हो, जब आपको लॉ कहता है कि नहीं आप जो है ना छोटे स्टैंडर्ड लगा लें, स्मॉल साइज लगा लें, तो आप वही लगाएं। देखें मेन कॉन्सेप्ट वही होते हैं, डेबिट क्रेडिट वैसे ही होगा, सेल वैसे ही दिखानी है, परचेज दिखानी है, बस ना थोड़ी लिमिटेड डिस्क्लोजर आ जाते हैं। जैसे कि आपको बड़े कंपनी के अकाउंट देखते हैं ना, जब आप लिस्टेड वगैरह के, वो 100 100 150 150 पेजेस की हर चीज डिस्क्लोज करनी है, एक लाइन लिखनी है, बताना है। ठीक है, जो स्मॉल साइज है या एसएमई है, उस पर इतना शायद नहीं है, तो आप वो 10 15 20 पेजेस के अकाउंट भी बना के उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो खैर ये इस तरह से हम जो है ना डिस्कस कर रहे होंगे, मॉड्यूल मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 जो है इसमें ये चीज़ें आ रही होंगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें उसकी स्टैंडर्ड्स की, तो मैं आपको डायरेक्ट ना एक्सेल की फाइल पे लेके जाता हूँ। ये देखें, ये कंपनी के अकाउंट्स हैं, आई होप कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बेसिकली बहुत बड़े अकाउंट्स हैं। ये देखें, एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, और लेट्स सपोज 31 दिसंबर 23 के अकाउंट है। जस्ट मैंने फर्जी जो है ना फिगर्स ली हैं, फर्जी ईयर लिया है, आप इसको 25 समझ लें, 26 समझ लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये इसकी बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और ये जो कंडेंस लिखा हुआ है ना वर्ड, ये कंडेंस का मतलब है कि क्या है, ये हाफ ईयर की रिपोर्ट है, मतलब पूरे साल की नहीं, पूरे साल में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा होता है। कंडेंस मतलब क्या है कि एब्रिज फॉर्म, मतलब इसकी समराइज्ड आप कह लें। तो आपके जब 6 महीने क्लोज होते हैं ना, तो लिस्टेड कंपनीज ने कंडेंस इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती हैं 6 महीनों के अकाउंट्स, तो उसमें वो थोड़ी इंफॉर्मेशन देती है, मतलब अपनी सेल परचेज प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये तो बताती हैं, लेकिन वो कितने कोई बड़े बड़े डिस्क्लोजर नहीं देती। वो कहते हैं कि भाई ईयर एंड पे जब अकाउंट्स बनेंगे ना तब देने हैं ना, तो वो उस तरह दे देती हैं। ठीक है, मतलब कोई अगर चेंज आ जाए तो वो बताती हैं, वरना इन डेप्थ नहीं देती। तो देखें ये इसकी बैलेंस शीट है। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आप कह लें कि इसके कंपोनेंट्स हैं, कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होते हैं, और नोट्स टू द अकाउंट होते हैं। ये 5 मेन चीजें होती हैं। उसके बाद तो भाई उसकी पॉलिसी नोट है कि वो किस स्टैंडर्ड के तहत बनी, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या यूज हुई, उस कंपनी का नाम क्या है, कब बनी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, यूनिट कहाँ है, मतलब फिर वो सारी ना डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स होती हैं। ठीक है, जिसे आप नैरेटिव भी नैरेटिव फॉर्म में होती हैं। उसके बाद नोट्स टू द अकाउंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनती हैं। उसके बाद ना वर्किंग है सारी, उसका देखें ट्रायल बैलेंस वगैरह ये ना अकाउंट्स में ही रह जाते हैं, या आप एफबीआर को या उसको नहीं दे रहे होते, बस इसके बेस पे अकाउंट्स बनाते हो, लेकिन ये आपके पास ही रहते हैं। ग्रुपिंग होती है, मतलब देखें ना सबसे पहले अगर मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल बताऊँ तो क्या है कि
ट्रांजैक्शन अकर होती है, ठीक है। और उसके उससे लेजर बनते हैं, मतलब कोई आपने सेल की, परचेज की, तो वो ट्रांजैक्शन लेजर में जाएगी। हमने इसको ना डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन अभी पॉइंट आ गया तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेजर्स के तमाम क्लोजिंग बैलेंसेस जो हैं वो कहाँ पे जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से ग्रुपिंग बनती है बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस की। फिर नोट्स पे आते हैं, और नोट्स के हम जाके जो लिंक लगाते हैं वो कैश फ्लो पे, मतलब ये बड़ी जो स्टेटमेंट है ना इसके ऊपर जो लगाते हैं कि इतना। ये लेट्स को देखें ना, अब इसमें दिया हुआ है कि अब देखें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 11 अरब का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है हमारे पास, ठीक है। और नोट ये दिया हुआ 11। अब मैं नोट 11 पे जब जाता हूँ ना, ठीक है, तो मुझे पता चलता है कि भाई 11 भी कोई एक चीज़ है। पता नहीं यहाँ पे इसने हाइड ही ना कर दिया, वो 9 10 नहीं है, ये रहा, ये देखें नोट 11 ये आ गया। कि इसमें ऑपरेटिंग फिक्स एसेट 10 अरब के हैं, 300 मिलियन का राइट ऑफ यूज़ है, मतलब लीज पे एसेट लिए हुए हैं, और 245 मिलियन की कोई चीज़ें हैं जो कि बन रही हैं, ठीक है। मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोसेस है, तो 11 अरब का उसने ब्रेकअप दे दिया। तो देखें, तब बैलेंस शीट है उस पर समरी है। अगर उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो जाके नोट्स में दी हुई है। अच्छा, जस्ट गिव मी वन। ओके जी, सॉरी, मुझे ज़रा दोस्त था उसके साथ बात कर रहा था, अचानक आ गया था। खैर, हम बात कर रहे थे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो आपने एक्सेल की, तो भी इस तरह से आपके ये कंपोनेंट्स होते हैं मेन, मतलब कि इसमें बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ठीक है। हमने इसको डिटेल में देखना है कैसे बनी, कैसे आया पूरा साइकिल। मैं जस्ट आपको अभी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है उसमें हम बात करें, आईएफआरएस क्या है, ठीक है। मतलब एक बेस अच्छी होगी ना, फिर मेरे लिए भी चलना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं बड़ी चीज़ों को ना आसानी से बता दूंगा आपको, समझा यार ये सर ने बात फलां बताई थी, अच्छा ये वो वाली बात है, ठीक है, ये तो पढ़ी हुई है हमने। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए आसानी क्रिएट कर रही होंगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। खैर, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये किस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत, ये ना पॉलिसी नोट में लिखा होता है, यहाँ पाते हैं ना, नोट जो 1 होता है, ठीक है, इसमें कंपनी का नाम वगैरह, उधर ये देखो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इसमें आता है। इसमें लिखा होता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है किस किन स्टैंडर्ड के तहत बनी। तो ये देखो, वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनी है ना, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के तहत बनी हुई है, ठीक है। IS 34 लगाया है हमने। IS 34 बेसिकली जो हाफ ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उन पे लगता है, और जो फुल ईयर की है उस पे सारे स्टैंडर्ड लगते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड लगाए हैं, और प्रोविजन एंड डायरेक्टिव जो कि SECP ने इशू किए हैं कंपनीज एक्ट के तहत वो लगाए हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि ओके, ओके, जरा मुझे ये बताओ कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि वेयर द प्रोविजन ऑफ एंड डायरेक्टिव इशूड अंडर कंपनीज एक्ट डिफर विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 34, द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन फॉलोड। ये मैंने आपको बताया था ना कि जहां भी लोकल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में फर्क आ जाएगा स्टैंडर्ड्स में, तो आपने लोकल लॉ प्रिवेल करेगा, लोकल लॉ जो है ना वो प्रिवेल कर रहा होगा, वो अप्लाई होगा। उसके बाद मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन, ये हमारे स्टैंडर्ड है, उसमें हमने डिस्कस कर लेना। ये जस्ट अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, ये किस तहत बनती हैं, क्यों बनती हैं, पर्पस क्या है। रेगुलेटर्स होते हैं उनको देने हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जमा करवानी है, ठीक है, क्या कमा रहे हो, क्या लगा रहे हो, ठीक है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है खासतौर पर, उनमें आपने ये सारी रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है? उसके बाद आप जरा कहते हैं कि सर जी ठीक है, आपने एक्सेल की फाइल खोली हुई है, जरा मुझे ये बताते हैं कि ये जो नाम लिखे हुए आ रहे हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, एसेट्स, ये क्या है, जरा इन पे थोड़ा गाइडेंस देते हैं मुझे। और फिर आप ये देखें ना, आपने पीरियड का भी जिक्र किया हुआ है, 31 दिसंबर 23 है, 24 है, 25 है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितने महीनों के अकाउंट बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी अकाउंट नॉर्मली बनते हैं ना 12 महीनों के बनते हैं। पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं वो 1 जुलाई 2024-25, मतलब जुलाई से शुरू होता है 1 से, और 30 जून पे क्लोज हो जाता है,
ठीक है। लेकिन जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर भी अलॉट हुए हैं। जैसे इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, उनको इनका ईयर एंड जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। जो शुगर का है वो जो है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक है। ठीक है। जो बैंक हैं उनका भी जनवरी से दिसंबर है। तो ये डिपेंड करता है एक मतलब नेचर ऑफ बिजनेस पे। और कुछ ईयर जो स्पेशल ईयर हम उनको कहते हैं, मतलब जो 1 जुलाई से 30 जून के अलावा जो ईयर होते हैं उनको स्पेशल ईयर कहते हैं। ठीक है। तो जैसे अब शुगर की हम बात करें, मैंने शुगर के भी काफ़ी ऑडिट किए हुए हैं। तो उनका ये होता है कि सारा साल वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस चलती रहती है। वो प्लांट को जो है ना ठीक करते रहते हैं, उसका बॉयलर सेट करते रहते हैं। और 3-4 महीने का मैक्सिमम सीजन होता है, जो कि नवंबर के एंड में शुरू होता है। मतलब आप कह लें कि मिड में 15 नवंबर को शुरू हो गया, 16 को, और फरवरी तक भी अगर चल जाए ना तो बड़ी बात होती है, क्योंकि कमाद का जो सीजन है ना वो बस इसी टाइम पीरियड में होता है। तो इसको हम कहते हैं क्रशिंग सीजन। ठीक है। तो इसीलिए लॉ ने उनको इजाजत दी हुई है कि यार आप अपने अकाउंट्स जो है ना वो बनाए ना, तो वो अक्टूबर से लेके सितंबर तक बना लिया करें। ठीक है। मतलब जैसे ही आपका बिजनेस शुरू हो ना तो वो अगले साल में हो। ठीक है। मतलब बिजनेस शुरू होने से पहले पहले आप अपने चीजें बना लिया करें, कर लिया करें। तो ये मेरे डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। तो जो जितने भी शुगर इंडस्ट्रीज में लोग जॉब कर रहे हैं, अगर आप उनको देखें ना, तो कुछ को छोड़ के जो साइट एरिया है ना उन पे ड्यूटी टाइमिंग होती है सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक। स्कूलों वाली ड्यूटी होती है नॉर्मली। ठीक है। उसके बाद लोग चले जाते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े शहरों में हेड ऑफिसेज है ना, उनमें पूरी पूरी टाइमिंग लेते हैं लोग, 9 से 5 ही करते हैं। मतलब वो स्पोर्ट के लिए हैं, क्योंकि हेड ऑफिस तो। ठीक है। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा एसेट्स की और उसकी, तो सबसे पहले जी एसेट्स। एसेट बेसिकली क्या है? नाम से ही जाहिर है कि रिसोर्स कंट्रोल्ड बाई एंटिटी। ठीक है। मैंने पैसे लेने हैं, मेरा एसेट है। मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है, मेरा एसेट है। मेरा मोबाइल है, मेरा एसेट है। क्यों? क्योंकि मेरा रिसोर्स है, मेरे कंट्रोल में है, इकोनॉमिक बेनिफिट मैं ले सकता हूं, तो मेरा है। ठीक है। आप कहते हैं कि सर जी मैंने गाड़ी लीज पे ली है, मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, क्या मेरा है? गाड़ी मेरी है। अपनी किताबों में शो करवाऊँ, कंपनी ने गाड़ियां लीज पे ले ली हैं, IFRS 16 अप्लाई हो गया, जी बिल्कुल आपकी है। आप कंपनी के अकाउंट में राइट ऑफ यूज एसेट शो करो कि मुझे इसका राइट मिला हुआ है यूज करने का। आप कहते हैं कि सर जी मैं तो पैसे दे रहा हूँ, अभी तो मेरी ओनरशिप में नहीं है, मैं क्यों करूँ? भाई कंट्रोल आप कर रहे हो, इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि सिर्फ शक्लो सूरत पे ना जाओ, सब्सटेंस देखो एक्चुअली क्या है। दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, किसके दिल में क्या है और वो क्या दिखा रहा है, इसका फैसला तो कल क़यामत के दिन होगा। ये मेरे या आपके बस की बात तो नहीं है। लेकिन जब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं ना, कि ये गाड़ी जो है इसकी किस्तें मैं दे रहा हूँ, यूज मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल मेरा है, पंचर लग जाता है तो मैं ठीक करवाता हूँ, पंक्चर लग जाता है उसको मैं ठीक करवाता हूँ। ठीक है। जब इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं तो भाई आपके कंट्रोल में है ना, इसका मतलब वो आपका है, आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें। आप कहते हैं कि सर जी क्या मैं गाड़ियों के नाम से ही रिकॉर्ड करूं, व्हीकल्स के नाम से? मैंने कहा यार देखो, ये थोड़ा स्पेशल केस है। IFRS 16 आपको कहता है कि आप इसको ना है आपका एसेट, अंडर एसेट रिकॉर्ड करो, लेकिन इसको ना ROU रिकॉर्ड कर लो, राइट ऑफ यूज एसेट्स। कि मैं इंस्टॉलमेंट्स दे रहा हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मैंने पैसे देने हैं, लाइबिलिटी है मेरी, ओब्लिगेशन है, लेकिन उन्होंने मुझे राइट दे दिया कि आप ये गाड़ी इस्तेमाल करो, मैं भाई मालिक हूँ, उसका कंट्रोल मेरा है, इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं, कंपनी की डिलीवरी वैन है उसमें इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो बेनिफिट्स मैं ले रहा हूँ तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ अपना एसेट, बिल्कुल कर लें। तो आप कहते हैं कि सर जी आप इस कॉन्सेप्ट को क्या कह रहे हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि आपने ना सब्सटेंस देखना है क्या है। ठीक है। अक्सर होता है ना कि आप कहते हैं कि सर जी मैंने एक ना डिलीवरी वैन भेज दी, सेल कर दी हैं चीजें। तो मैंने कहा यार आपके साथ उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पैसे आ गए? आप कहते हैं कि नहीं नहीं सर पैसे नहीं आए अभी, उसने मुझे कहा है कि पैसे ये गुड्स मुझे दे दें, मेरे वेयर हाउस में रखें, जैसे जैसे सेल होती रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। तो सर जी मेरे किताबों से तो वो निकल गई है ना, तो लिहाजा मेरी तो सेल हो गई, मैं तो सेल रिकॉर्ड करता हूँ। भाई ना ना करें सेल रिकॉर्ड, क्यों? आप तो कॉन्सेप्ट की धज्जियां उखेड़ रहे हैं। सेल तो वो होती है कि जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट आप रिसीव करने के काबिल हो जाएं, ठीक है, आपका राइट एस्टेब्लिश हो जाए। अब भाई अभी तो आपका राइट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, वो तो चीजें लेके गया है, अल्लाह ना करे वो बेच ना सका तो आपको तो चीजें वापस आएंगी। ठीक है। तो ये तो सिर्फ आपने उन चीजों की लोकेशन चेंज की है, अपने वेयर हाउस से निकाल के दूसरे की शॉप पे रख दी है। इसको कहते हैं सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, सेल ऑन सेल बेसिस, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। आप तो वो कर रहे हैं, आप सेल क्यों रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है। तो वो सेल आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो सेल एक्चुअली अभी हुई ही नहीं है। खैर, एसेट की हम बात कर रहे थे, तो एसेट क्या होता है कि आपका इकोनॉमिक रिसोर्स है जिसका आपके ऊपर कंट्रोल होता है, आपको उससे बेनिफिट आते हैं। अब देखें एसेट्स में दो टाइप देते हैं नॉर्मली वो एसेट की, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट वो एसेट्स हैं जिनके बेनिफिट्स आपको 1 साल से ज्यादा अरसे तक आते रहते हैं।
आप कहते हैं कि सर जी ये 1 साल कहाँ से देखना है, ये तो आपको टाइमलाइन बताएं। ये जो भी आपका ईयर एंड होता है ना, उससे आगे 1 साल देखते होते हैं कि अगर 1 साल से ज्यादा आएंगे तो ये हमारा नॉन करंट एसेट है। और करंट एसेट वो है कि जिसके बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर आते हैं, ठीक है। मतलब आपके 12 मंथ के अंदर अंदर आ जाते हैं, आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाते हैं 12 मंथ, इसको करंट एसेट्स कहते हैं। आप कहते हैं अच्छा सर जी ये पीपी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये मेरा एसेट है, प्लांट है, मेरा कंट्रोल है, मैं बेनिफिट्स लेता हूँ इससे, ठीक है, तो इसलिए आपने नॉन करंट एसेट में लिखा है। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे 1 साल से ज्यादा तक बेनिफिट आते हैं, इतनी जल्दी खराब नहीं होते, वीर एंड टीयर नहीं होते। तो आप कहते हैं कि सर जी तो इनकी तो डेप्रीसिएशन आती होगी, बिल्कुल इनकी डेप्रीसिएशन चार्ज होती है, जो कि हर साल आप अपने अकाउंट्स में लेते हैं, जिसे आप नॉर्मल वीर एंड टीयर कहते हैं, ठीक है। उसके एक रेट होते हैं, वो एस्टिमेट होते हैं, वो भी हम एक स्टैंडर्ड है IS 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद जी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। आप कहते हैं कि सर जी ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, और ये भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, बिल्कुल ये भी एसेट्स हैं आपके। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, आपने वापडा के लिए जो है ना बिजली का मीटर लगवाने के लिए डिपॉजिट्स दे दिया, वो भी आपका एसेट्स है, ठीक है। तो नॉन करंट है वो, मोर देन 1 ईयर तक आपको बेनिफिट आते रहेंगे। करंट एसेट्स क्या होते हैं? स्टोर स्पेयर लूज टूल, कि जल्दी जल्दी इस्तेमाल हो जाएंगे, 1 साल में हो जाते हैं, पड़े रहें तो बेशक 2 साल पड़े रहें, 3 साल पड़े रहें, ठीक है। तो आप कहेंगे कि क्या सर जी मैं इसको करंट एसेट में ले जाऊं? भाई क्यों ले जाएं, जब इनकी एक्चुअली नेचर ही ऐसी है कि विद इन 12 मंथ इस्तेमाल हो जाते हैं, फिर आते रहते हैं, ठीक है, फिर हो जाता है। आप कहते हैं नहीं सर जी तो बड़े अरसे से पड़े हैं। भाई नहीं पड़े रहे, इस तरह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जब इसका बेनिफिट 12 माह के अंदर अंदर आ सकता है, वो तो मेरी है ना, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो आप इसको करंट एसेट ही रखेंगे। स्टॉक इन ट्रेड आपका है, वो करंट एसेट होता है। ट्रेड डेट, लोगों से पैसे लेने हैं, इन्वेस्टमेंट है, एडवांसेस हैं, कैश एंड बैंक है, टैक्स रिकवरेबल एडजस्टेबल है, ये आपका सारा करंट एसेट्स है। आप कहते हैं कि सर जी टैक्स रिकवरेबल एडजस्टेबल, कमिश्नर तो पैसे देता ही नहीं है, रिफंड करते ही नहीं है, साला साल तक चलते रहते हैं, तो हम इसको नॉन करंट में क्यों नहीं शो करवाते? भाई देखो ना, वो तो एक लॉ की एक वो है ना, जुरिस्डिक्शन की एक है ना, कि देर होती है, दादे के केस के फैसले पोते सुनते हैं। वरना तो इसमें आने को तो ये तो 2 माह में आपके रिफंड का फैसला हो जाए, 6 माह में हो जाए, ठीक है। पैसे देंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं देंगे तो चलता रहेगा। तो आप कहते हैं नहीं भैया अकाउंटिंग आपको ये अलाउ नहीं करती, अकाउंटिंग कहती है भाई करंट एसेट ही है, करंट एसेट में ही रहने दें इसको, ठीक है। उसके बाद ये है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बेसिकली होती हैं जो पैसे आपने देने हैं कंपनी ने, ठीक है, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। वो नॉन करंट लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, करंट लाइबिलिटी सेम वही कंसेप्ट है, कि जो पैसे आपने विद इन 12 मंथ देने हैं वो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। जैसे लोगों से माल उधार पकड़ा हुआ है, ठीक है, इतने देर तो नहीं रुकेंगे ना वो, तो देने हैं पैसे 2 माह बाद, 4, 6, एक ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल ही होता है ना, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज है, ओब्लिगेशन है आपकी। नॉन करंट है, बैंक से उधार ले लिया, 5 साल का लोन ले लिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज है। लीज लाइबिलिटी, 5 साल की लीज ले ली, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ठीक है, ये देखें ये आ रही। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, लीज लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी है, कोई ग्रेच्युटी वगैरह की है, वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज भी, लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट एक ही वर्ड है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एक ही वर्ड है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड नॉन करंट का इस्तेमाल करता है, लॉन्ग टर्म का इस्तेमाल नहीं करता। लॉन्ग टर्म पुराना वर्ड कह लें, हो गया। उसके बाद ये करंट लाइबिलिटीज हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या है कि जो कि आप विद इन 12 मंथ जो पे करनी होती हैं, जैसे ट्रेड एंड अदर पेबल्स, के जो पैसे लोगों के देने हैं, रॉ मटेरियल लिया हुआ है जो भी है, मार्कअप अक्रूड, बैंकों का मार्कअप देना है, सूद जो देना है, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया और अभी तक नहीं दिया वो, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स, करंट एंड ओवर ड्यू पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें हैं जो कि आपने देनी होती हैं, तो आप इसको नॉन करंट कहते हैं। अच्छा आप कहते हैं कि सर जी आपने एसेट्स भी बता दी, लाइबिलिटीज भी बता दी, ये शेयर कैपिटल और रिजर्व, इसको थोड़ा जरा बताएं। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अच्छा प्लीज, मेरे पास ना अजान हो रही है, मे बी आपकी तरफ भी हो रही हो, आई इन लाहौर, तो शायद कराची का है, उसका थोड़ा डिफरेंस भी हो, तो हम ना थोड़ा सा वेट करते हैं प्लीज़, कोई 2-4 मिनट अजान का उसमें एहतराम में इंशाल्लाह मैं बैक आता हूँ, ठीक है, आपने कहीं भी नहीं जाना। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अजान हो गई है मेरी तरफ, तो आई होप कि इंशाल्लाह आपकी तरफ भी हो गई होगी, और माई स्क्रीन एंड माई वॉइस इज़ विजिबल टू यू। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। जस्ट अब थोड़ी चीज़ें रह गई हैं हमारी डिस्कस करने वाली, ठीक है। तो एक रिपोर्टिंग पीरियड होता है 12 महीनों का, जिसमें अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। फिर हमने एलिमेंट्स डिस्कस की, इनको ना एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो शेयर कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइफ, आप इनको ना एलिमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं चीज़ें, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आती है, इसको अभी सारे को क्या कहते हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मतलब एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, दीज आर ऑल दी
कंपोन एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको आप एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। और एक होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट ये है कि बैलेंस शीट भी कंपोनेंट है, पीएनएल भी कंपोनेंट है, इक्विटी भी कंपोनेंट है, मतलब ये ब्रॉडर टर्म्स हैं। इनके अंदर जो चीजें हैं ना, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है। एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, आपने सुना होगा नाम, कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है। या इसको अगर मैं थोड़ा सा अब आपको बताऊं, रिसोर्सिस इज इक्वल टू सोर्सेज। देखना, एसेट रिसोर्स है ना आपका, और किसके बराबर है? सोर्स के। ओनर ने 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, आपके बैंक अकाउंट में शो हो गया 1 लाख रुपया। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख। तो रिसोर्स क्या है? बैंक अकाउंट। सोर्स क्या है? शेयर कैपिटल, ओनर ने दिया है। योर रिसोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू द सोर्सेज। पाकिस्तान में यही तो मसला है, अकाउंटिंग इक्वेशन ही लोगों की टैली नहीं है। रिसोर्सेज तो हैं, गाड़ी बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, ठीक है, बाहर बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, सोर्सेज नहीं बताते कहाँ हैं। ठीक है। नवाज शरीफ साहब या कोई भी, मैं एक बात कर रहा हूँ जिन पे भी करप्शन के केसेस चले हैं, वो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन पे चले हैं, जरदारी है, नवाज शरीफ है। क्या है इशू? क्या है? दे हैव द रिसोर्सेज बट दे आर अनेबल टू डिक्लेयर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर दे गेट। है तो वजारत ही ना, है तो जमीनें ही, ऐसा कैसे बना लिया, कितना बना लिया इतना कुछ। ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, यही एक सबसे जरूरी चीज है। देखें, अगर आप पूरी दुनिया का एक साइकिल देखते हैं ना, तो वो अकाउंटिंग पे ही घूम रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पे ही घूम रहा है। ठीक है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, दुनिया में अपना नायब बना के भेजा, कहा कि जाओ। ठीक है। अब दोनों रास्ते हैं, अच्छाई का भी है, बुराई का भी है, नो डाउट। हदायत देना अल्लाह की मतलब एक उसमें से है कि जिसको चाहता है हदायत देता है। उसके बाद तो आपके ऊपर है ना, पता नहीं कितने ऐसे लोग भी हैं कि जो हदायत याफ्ता होने के बावजूद भी दे आर गेटिंग सम डिस्ट्रैक्शंस, और कितने ऐसे हैं कि जो मतलब उस तरह से एक लेबल नहीं है, मतलब मुसलमान नहीं है, बट दे आर डूइंग वेल इन देयर फॉर्म। ठीक है। तो एक अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि मतलब एक बना के भेजा, ठीक है, आपको इख्तियार दिया एक माँ बाप के साथ बिहेव करने का, बीवी बच्चों के साथ, अपनी जॉब में, अपने काम में। ठीक है। मर जाना है, हिसाब किताब देना है जाके, तो क्या हिसाब किताब देंगे? अकाउंटेबिलिटी है ना। क्या किया? आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, देन यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने उसको किस तरीके से फुलफिल किया अपनी अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है। तो ये सारी अकाउंटिंग की जो है, देखें कहीं ना कहीं कि आप पैसे आपको दिए बिजनेस करने के लिए, फिर आप बता रहे हैं कि मैंने इतने लगाए, इतने कमाए, इस जगह लगाए, यहाँ प्लांट लिया, यहाँ मशीनरी ली। अब उसको स्टैंडर्ड्स की जबान में उन्होंने ना कुछ पैरामीटर्स दे दिए, रिफाइन कर दिया है कि जनाब ऐसे ऐसे हुआ करेगा। ठीक है। आपने इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है, जब ये ट्रांजैक्शन हो इसको अप्लाई करना है, ये इसको अप्लाई करना है ये। ठीक है। ये मतलब एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करने के लिए चीजों को स्टैंडर्ड दे दिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आपकी एसेट साइड, ये देखें, ये मेरी एसेट साइड है, ये सारी, ये राइट हैंड साइड पे 27, 258, 480, 743, 27 अरब की एसेट्स हैं। ये देखो मेरी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये सारी लाइबिलिटी, और यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल किसके बराबर है? एसेट्स के बराबर। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ये देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन टैली, इसको हम कहते हैं कि बैलेंस शीट आपकी आउट है या टैली है। खैर, हमने इस पे बात कर ली। तो शेयर कैपिटल वगैरह क्या होते हैं? कि जो ओनर्स पैसे लगाते हैं, जिनके अगेंस्ट उनको शेयर इशू किए होते हैं कंपनी ने। ठीक है। फिर उन्होंने जो कमाया होता है वो भी इधर ही आ जाता है रिटेन अर्निंग में। फिर कुछ लोन वगैरह लिए हों डायरेक्टर से, ठीक है, तो वो भी आप जो है ना, मतलब अगर वो लोन ऐसे हैं कि वापस नहीं करने, डिस्क्रिशनरी पावर है, जब चाहेंगे वापस कर देंगे, मार्कअप वगैरह भी नहीं है उन पे, तो फिर आप उनको जो है ना अपनी इक्विटी में ही दिखा सकते हैं। देखें ना, ये भी यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्या है? सब्सटेंस ओवर फार्म का। पैसे डायरेक्टर से लिए हैं, शेयर इशू नहीं किए, तो भाई वो लोन है ना, तो लोन तो इधर शो करवाना चाहिए। आप कहते हैं कि सर जी ये तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटीज में आती है, आपने ऊपर क्यों जमा करवा दिया? मैंने कहा यार देखो, लाइबिलिटी के लिए ना जरूरी है कि पैसे देने भी हों, और देने की जिम्मेदारी आपकी हो, आपकी मर्जी ना चले। बस ये हो कि 2 3 4 माह, 6 8 10 साल, 2 साल का वादा हो, लेकिन उस वादे पे देने हो। ठीक है। ये पैसे वो हैं, डायरेक्टर ने दे दिए, क्या है कि यार बिजनेस में जरूरत थी, हमने लगा दिए, लोन दे दिया है, अपनी कमिटमेंट शो कर दी है। ठीक है। और हम नहीं लेते, लगे रहे, जब जरूरत होगी या कोई होगी, मतलब कंपनी के पास चलो पावर है, हम अपनी मर्जी से नहीं, जब चाहे कंपनी वापस कर दे। ठीक है। तो भाई देखो ना, ये लाइबिलिटीज तो ना हुई ना फिर। लाइबिलिटी होने के लिए तो आपके पास राइट ही नहीं होते। वो बंदा आपके घर का दरवाजा खड़का सकता है कि जनाब पैसे लेके आओ,
ये तो आप खुद हैं कि जब होंगे दे देंगे। तो भाई ये लाइबिलिटी नहीं है, ये तो शेयर्स की तरह के हैं। शेयर्स में भी ऐसा ही होता है ना कि शेयर खरीद लिए, पैसे मिल गए, कंपनी में आप देने दूने कोई नहीं है, बिजनेस करेगी उनके साथ, प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर दें ना, जैसे कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशन ये होती हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर हो कंपनी की कि भाई वापस जब चाहूंगी करूंगी। ठीक है, मार्कअप भी नहीं दे रही। ठीक है, देखे ना 30 जून पे भी यही बैलेंस था, 31 दिसंबर पे भी यही है, मार्कअप भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म अगर हम लगाएं तो ये क्या है, ये कैपिटल की डेफिनेशन मीट करता है, तो इसको कैपिटल के हेड में लिखो, ओनर्स की ट्रांजैक्शन के साथ लिखो। तो ये बैलेंस शीट का एक ब्रेकअप है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सेल एक्सपेंसेस का कंपैरिजन देते हो। सेल क्या है कि जिससे आपकी इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ जाए। ठीक है, मेरे पास चीज़ थी 10 रुपए की, मैंने 15 की बेच दी, तो मेरे पास कितने पैसे आए, 15। ठीक है, 5 मेरा प्रॉफिट है, 15 माइनस 10, 10 मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है। ठीक है, तो क्या है, 10 कॉस्ट ऑफ सेल है, 15 सेल है, इकोनॉमिक बेनिफिट है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल के एक्सपेंस है, मेरे उससे एसेट कम हो गए। इनकम को आप ये भी कह सकते हैं कि एसेट का बढ़ना भी इनकम है, और एक्सपेंसेस का बढ़ना लाइबिलिटी है। ठीक है, जैसे आपने सेल की, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट बढ़ गया ना, तो इनकम हो गया आपको। बिजली का बिल आया, पे कर दिया बैंक अकाउंट से, पैसे निकल गए तो एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इनकम और एक्सपेंसेस को आप देख रहे होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पूरे साल में अच्छा दूसरा इसमें ना बस ये देख लीजिएगा, जो बैलेंस शीट बनती है ना वो एज एट बनती है। मतलब अगर आपका ईयर एंड 30 जून 26 है ना, तो 30 जून 26 पे क्या पोजीशन है आपकी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना है, इंटेंजिबल एसेट्स कितने हैं, रिसीवेबल कितना है, और स्टॉक कितना है। ठीक है, और जो पीएनएल बनता है ये फॉर द ईयर के 12 महीने, जुलाई से लेके जून तक क्या कमाया दिखाओ सेल, क्या लगाया एक्सपेंसेस में दिखाओ। ठीक है, तो ये फॉर द ईयर होता है। ठीक है, मतलब ये पूरे साल की ट्रांजैक्शन होती है। ये 30 जून के ऊपर जो पोजीशन हो या 31 दिसंबर पे जो पोजीशन हो, ये वो होती है। आप कहते हैं सर जी एक्विटी क्या होती है, ये तो नाम से ही जाहिर है, एक्विटी एक्विटी तो ओनर्स की होती है। तो मैंने कहा हाँ यार, ये एक स्टेटमेंट है कि जो ट्रांजैक्शन विद ओनर्स हुई है ना वो क्या होती है, भाई पैसे लगाए हुए हैं, प्रॉफिट कमाया तो वो ओनर्स को जाएगा, डिविडेंड अगर दे दिया तो वो ओनर्स को जाएगा, कोई शेयर इशू कर दिए तो वो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे शो होता है इक्विटी स्टेटमेंट में। ये भी फॉर द ईयर बनती है। ठीक है, मतलब 12 महीनों में कितना कमाया, कितना डिविडेंड दिया, इसके साथ मतलब एक डेट पे नहीं बनती, फॉर द ईयर बनती है। उसके बाद सर जी कैश फ्लो, ये भी फॉर द ईयर बनती है, भाई कैश फ्लो कितने रहे, क्या क्या पैसे आपने पे किए। ठीक है, तो बाकी जो इनके नोट्स होते हैं, अगर देखो बैलेंस शीट है ये एज एट बनी है, तो इसके नोट्स भी सारे एज एट होंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जैसे सेल है 14 अरब की, 16 अरब की, अगर इसके नोट पे आप जाओगे तो इसका ब्रेकअप दिया होगा। ठीक है, लेट्स सपोज आप 14 पे जाते हो, 14 अरब की सेल थी, देखिए ये दे दिया, सॉरी 16 अरब की, इसका ब्रेकअप ये है, टोटल सेल 23 अरब की है, सेल टैक्स 3 अरब का कट गया, एक्साइज ड्यूटी कट गई 3 की, तो 7 तो ये हो गया, 23 माइनस 7 पीछे 16 अरब की नेट सेल है। देखे ना, जो सेल टैक्स आप ले रहे हैं वो आपकी सेल तो नहीं है ना, वो तो आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोगों से पैसे ले रहे हैं, तो वो तो भाई गवर्नमेंट के हैं, देने हैं, लाइबिलिटी है आपकी। ठीक है, आप कहते हैं कि सर जी मैंने 200 रुपए की सेल कर दी और 18 रुपये उसके ऊपर टैक्स है, तो 236 की उसको इनवाइस की है, तो मैं अपनी सेल में 236 रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने कहा क्यों कर लो आप रिकॉर्ड, आपको तो 200 आएंगे, 36 जो आएंगे वो तो आपने एफबीआर को जमा करवाने हैं, तो लिहाजा अभी से आप एफबीआर की उसको माइनस शो करो, लाइबिलिटी शो करो। ठीक है, तो जो पैसे आप किसी के बिहाफ पे कलेक्ट करें वो आपकी सेल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये बैलेंस शीट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना एक मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनती हैं, मतलब तमाम इनकम और एक्सपेंसेस को आप उसी साल की इनकम लेते हैं जिसके एक्सपेंसेस हों। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सर जी मैंने सेल 13 महीनों की ले ली, मतलब जुलाई की सेल भी मैंने इसी में ले ली, मतलब जून में मेरा ईयर एंड खत्म होना था, मैंने जुलाई की भी ले ली, लेकिन मैंने सर जी एक्सपेंसेस जून तक लिए हैं। क्यों, क्योंकि ना मेरा ना प्रॉफिट कम था, मैंने इसलिए सेल पिछली भी मतलब अगले साल की भी इसी में डाल ली। भाई क्यों, आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि योर एन इनकम मस्ट बी मैच विद योर एक्सपेंसेस, योर रिपोर्टिंग पीरियड मस्ट बी मैच। ठीक है, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना वो बनती हैं किस बेस पे, गोइंग कंसर्न की बेस पे। ठीक है, आप कहते हैं सर जी ये क्या चीज़ है, गोइंग कंसर्न ये है कि भाई जिस बिजनेस की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ना वो अगले 12 महीनों तक एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी बेस पे आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। आप कहते हो कि सर जी अगर कोई ऐसा बिजनेस है कि वो नहीं करेगा, हम अगले 6 माह में बेच देंगे, तो भैया आप उसको फिर क्या बनाओ, ब्रेकअप वैल्यू पे बनाओ। ब्रेकअप वैल्यू मतलब उन सब चीज़ों की जो बेच बेच दोगे ना वो वैल्यू लो। ठीक है, वैसे नॉर्मली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनती हैं, कि जो ट्रांजेक्शन अक्कर हो चुकी हैं उनको आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी
ब्रेकअप वैल्यू है, ब्रेकअप बेसिस होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो करंट वैल्यू है उस बेस पे जो बनती है। ठीक है। तो ये ना कुछ सर्कमस्टांसिस में बनती है, जैसे जैसे कोई कंपनी बंद हो रही हो, वाइंडिंग अप में जा रही हो, कोई मसले मसाइल चल रहे हो, लगता हो कि ये बंद हो जाएगी, ठीक है, अगले 12 महीने नहीं चलेगी, लेकिन बीच में ये रैंड आ गया, तो फिर उस केस पे आप ना ब्रेकअप वैल्यू पे बनाते हो, और अगर आप नहीं बनाते तो ऑडिटर आपकी रिपोर्ट क्वालिफाई कर देता है, वो कहता है कि भाई इसने ब्रेकअप वैल्यू पे नहीं बनाई। ठीक है। तो ये जी सारा आज का लेक्चर का क्रक्स था कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस की, कंपोनेंट डिस्कस की, एलिमेंट डिस्कस किए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है ना वो देखा कि वो आईएफआरएस बेस्ड भी हो सकता है, एसएमईज वगैरह भी हो सकता है। तो फ्रेमवर्क क्या है? एक लॉ है, कानून है, जिसके तहत जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होती है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिजवान भाई जस्ट गिव मी 2 to 3 मिनट्स, मैं क्लोज कर रहा हूँ लेक्चर। तो आपके जो भी क्यूरी है, क्वेश्चन है ना, आप पूछ लीजिएगा, नो वरी। ठीक है। उसके बाद जो फ्रेमवर्क है ना वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, और फिर प्रेजेंटेशन भी। फिर प्रेजेंटेशन ये देखें, जैसे इधर दिया हुआ मैंने नोट्स में कहीं ना कहीं, देखें, फ्रेमवर्क ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, और एक होता है कंप्लायंस। फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब आप जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने आपको आईएफआरएस दिए हैं ना, अगर आप वो सारे लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने फुल आईएफआरएस लगाए हैं। तो लिहाजा ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। ठीक है, कि इस बंदे ने तमाम आईएफआरएस लगाए हैं, तो इसको हम कहते हैं फिर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, पाकिस्तान में कंप्लायंस चलता है। कंप्लायंस का मतलब ये है कि हमने आईएफआरएस भी लगाएंगे जहां एप्लीकेबल होंगे, और जहां भाई हमारा अपना लॉ एसईसीपी कहेगा ना कि ऐसे कर दो, स्टॉक एक्सचेंज कहेगा ना कि इसको ऐसे करो, तो हम वो भी फॉलो करेंगे। तो इसको कहते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो इस केस में ऑडिटर लिखता है कि प्रीपेड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। ठीक है, इसमें भी देखो कहा था, लेकिन इसमें कहता है प्रेजेंट फेयरली। तो ये फिर फ्रेमवर्क होता है, और इसमें कहता है कि प्रीपेड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट, कि हमने आईएफआरएस को भी फॉलो किया और लोकल लॉज को भी फॉलो करके बनाए। ठीक है, तो ये ऑडिटर की अपनी रिपोर्ट में अपनी एक वर्डिंग होती है, वो लिखता है। ठीक है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसे उस हिसाब से। उसके बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, इनकी करेक्टरिस्टिक होती हैं, मतलब ये रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इसमें रेलिवेंट दो, फेथफुल दो, लोगों को विंडो ड्रेसिंग ना करो। ठीक है, कंपेरेबिलिटी हो, वेरीफाइबिलिटी हो, ऑडिटर वेरीफाई करे, हमें अपनी तरफ से सेल परचेज ना बुक करो। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, समझ आए, टाइमलीनेस हो, मतलब इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिले। ये ना हो कि जैसे हमारे वापडा के और डिस्को के चल रहे हैं आज तक, 2017, 18, 19, 20 के ऑडिट चल रहे हैं। ठीक है, 21, 22 के, इतने पुराने। ठीक है, खैर कंपनियां बड़ी हैं, पब्लिक इंटरेस्ट है, चल रही हैं, क्या करें। लेकिन इन्फॉर्मेशन वही अच्छी होती है जो टाइम पे मिले। देखिए, किसी भी चीज़ की अहमियत वही होती है, टाइम पे मिले। एलिमेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? ये हमने डिस्कस कर लिया, एसेट्स वगैरह। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 लाइबिलिटी क्या है, ये इक्विटी क्या है, ये डिस्कस किया, कंपोनेंट डिस्कस कर लिया। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है, चेंजेस इन इक्विटी। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। फिर एक अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस। अक्रूवल होती है कि अगर आपने कोई चीज़ ले ली और पैसे अभी नहीं दिए, तो वो अगर आपका एक्सपेंस है तो आप उसको रिकॉर्ड करें, मतलब पेमेंट पे ना रुके रहें। जैसे बिजली का बिल है, अभी जैसे जून क्लोज होगा ना, 30 जून। ठीक है, बिल तो आएगा जाके जुलाई में 7-8 को। ठीक है, आप कहते हैं भाई जुलाई में बिल आया था मेरा तो जून का, ठीक है, और मैंने तभी पे किया है, तो मैं तो इसको ना जून में रिकॉर्ड ही नहीं करता एक्सपेंस, मैंने जून में तो मई का किया था, तो बस मैं 11 महीनों का करूंगा। भाई ऐसा नहीं होता। बिल आपका जब जून से रिलेटिंग है तो आप जून में ही रिकॉर्ड करें। ठीक है, इसको कहते हैं अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग, कि आप अपनी एक्सपेंस को उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें जिससे वो रेलिवेंट है, पेड बेसिस पे ना लेके जाएं। अगर आप पेमेंट बेसिस पे चलेंगे ना, तो उसको तो आप कैश बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं, और आईएफआरएस कैश बेसिस अकाउंटिंग अलाउ नहीं करता। अगेन, आईएफआरएस कैश बेसिस अकाउंटिंग अलाउ नहीं करता। आप कहते हैं सर जी इनकम में भी तो हो सकता है, आपने एक्सपेंस की तो बड़ी मिसाल दे दी, इनकम भी क्यों दें? हाँ भाई, ऐसे होता है। आप कहते हैं कि सर जी मैंने जो है ना एडवांस में पैसे ले लिए हैं 22 जून को, अभी चीज़ें डिलीवर नहीं की, जुलाई भी आ गया, अभी तक नहीं की, 10 मिलियन लिए हुए हैं, तो मैं इनको सेल रिकॉर्ड कर लूँ? मैंने कहा आप नहीं कर सकते, आपने एडवांस लिया, आपकी लाइबिलिटी है वो। सेल रिकॉर्ड होने के लिए जरूरी है रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर दिए जाएं, रिसीवेबल खड़ा हो जाए। तो आपने तो गुड्स भेजी नहीं, आपकी फैक्ट्री में पड़ी है। ठीक है, तो ये आपने लाइबिलिटी है, वो आपकी लाइबिलिटी है। तो कैश बेसिस और अक्रूवल में क्या है? अक्रूवल में आप इनकम रिकॉर्ड करते हैं कब? इनकम इज कैश में कब करते हैं? कि जब कैश मिले। ठीक है, और एक्सपेंस तब करते हैं जब पे हो। लेकिन अक्रूवल कहता है कि इनकम तब रिकॉर्ड करो जब अर्न हो जाए, अर्न कर लो। ठीक है, और अर्न के लिए जरूरी है रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर दो। ये भी तो हो सकता है ना कि आप गुड्स उसको भेज दो और पैसे लो ही ना। गुड्स तो मैंने आज भेज दी 22 जून को, पैसे आएंगे 10 जुलाई को। ठीक है, तो क्या मैं सेल रिकॉर्ड ना करूं? भाई मैं करूंगा सेल रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये क्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सपेंस इसी तरह जब इनकर हो जाए तो रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, ये भी हो सकता है ना, आपने लेट्स सपोज अभी बिल नहीं आया जून का, और वापडा वाले ने आपके रिक्वेस्ट की कि यार बिल अभी आएगा, टाइम है, ये आप पे कर दें।
ठीक है, ये कोई भी एक्सपेंस है, आपने एडवांस पे कर दिया, आप कहते हो कि मैं इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूँ, हाँ जिस हद तक रेलिवेंट है रिकॉर्ड करो, बाकी प्रीपेड में लेके जाओ, एसेट शो करो आप। ठीक, गोइंग कंसर्न का हमने डिस्कस कर लिया। फिर मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि क्या सारी ट्रांजेक्शन सर जी, बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन 100 150 की भी होती है, देखें सिस्टम लगे हुए हैं आजकल तो सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन हर ट्रांजेक्शन ना, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कहता है कि, कहती है कि अच्छा ठीक है यार, ये मटेरियल ट्रांजैक्शन इसको ना करो। जैसे एक बात है, छोटी सी कोई ट्रांजैक्शन है, 100 200 रुपए की, अरबों रुपए की कंपनी है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि रिकॉर्ड ना करो, देखो बैंक से उससे ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो डेफिनेटली आपको रिकॉर्ड तो करनी पड़ती है, और सिस्टम लगे हुए हैं। लेकिन अगर कुछ स्किप भी हो जाए तो कोई मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, छोटी मोटी ट्रांजैक्शन का कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब ये देखे ना कि एक डिस्क्लोजर था 5 मिलियन का, आपने देना था वो नहीं दिया, तो ये भाई जो है ना, आप कह सकते हैं कि मटेरियल है, मिलियन का एक्सपेंस है, देना चाहिए था आपने। ठीक है, एक छोटा सा स्टेशनरी का एक्सपेंस था $20 का, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी समझ नहीं, वो छोड़ दो उसको, खैर है जाने दो, मटेरियल नहीं है करेंगे क्या था। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 1 था, जो कि मैंने आपको थोड़ा एक्सपेंस, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज भी बताया और उसके बाद नोट से भी बताया। ठीक है, तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, मैं आपके माइक ओपन कर देता हूँ, बल्कि ऑलरेडी ओपन ही है, आई थिंक मैंने क्लोज तो नहीं किए। तो आपकी जो भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, रिजवान भाई आपने पहले भी हाथ रेज किया था, तो आप काइंडली ना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं मुझसे। अस्सलाम माइक वालेकुम। ओपन करें, अलाउ होता है आपको, वरना मैं आपको कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रिजवान भाई। सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, आप दोनों ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा अभी तक का सेशन। समझ में भी आ रहा है माशाल्लाह से, और होपफुली इससे आगे की भी जो है ना विजन क्लियर हो रहा है कि बेफिक्र माशाल्लाह। हो जाएं रिजवान भाई, असल में पता क्या है, देखें ना अभी हमारा ना बहुत इंट्रोडक्टरी सी क्लास थी, तो जी इंशाल्लाह हाँ। आने वाले टाइम में ना थोड़ा हम इसको एडवांस लेवल की तरफ लेके जा रहे होंगे, लेकिन ये बताना जरूरी था क्योंकि ग्रेजुअली। जी हाँ, बेसिक, बेस बनानी होती है पहले तो। हाँ क्योंकि ना हमारे साथ मतलब वो स्टूडेंट्स भी हैं जो हर कि लेवल के सीखना होते हैं। चाह रहे हैं, और जी वो भी जी जी समझ माशाल्लाह रहा जो प्रोफेशनल हैं ऑलरेडी उनको आइडिया है, तो हूँ। मतलब जी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ मूव कर रहे होंगे जी जी जी, सबको साथ लेके चलना होता है सर। साथ लेके। ठीक है। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन है। एक जी तो जी। सर ये क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है। हम्म। क्वेश्चन सर कि जो शायद मैंने व्हाट्सएप पे भी मैंने आपसे पूछा था, मैं दोबारा सर कंफर्मेशन के पूछ रहा हूँ कि हम IFRS 18 पढ़ेंगे, ऑल दो वो 2027 27 से एप्लीकेबल है। पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे, तो देखिए अच्छी पढ़ लेंगे। चीज़ ही है ना, पढ़ लेंगे जी हम जी उसको, जी। क्या है मतलब ठीक है इसमें सर, इशू कोई ठीक नहीं है। है, पढ़ लेंगे। थैंक यू सर। अच्छा, दूसरा है कि सर ये जो अभी अपने 4 पेजर एक डॉक्यूमेंट आपने दिखाया था, जिसमें आपने कंपनी की कैपिटल और टर्नओवर वाइज इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ IFRS बता रहे थे हाँ कि जी, स्मॉल कंपनी है वो तो थर्ड शेड्यूल वो है। डॉक्यूमेंट। जी, वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं सर काइंडली बिल्कुल व्हाट्सएप कर पे, देंगे आज ही वाली। जनाब। देखें हम तो ना वो जिसे कहते हैं ना कि मछलियां पकड़ना सिखाने वाले लोग हैं। ठीक है, मतलब सही ये नहीं है। है कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ और फिर मैं आपको अपने आप पे डिपेंडेंट करूँ, देखें शेयरिंग ऑलवेज जो है ना, ये आपके जी नॉलेज बिल्ड करती है और डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट ही देती है, और अल्टीमेटली जी अल्लाह जी पाक का ना एक कानून है कहीं ना कहीं कि जी शेयर करने से ना चीज़ें बढ़ती हैं। जी ठीक है, हाँ, इल्म तो ये, बांटने से बढ़ता है, बढ़ती है इल्म। हाँ तो मैं आपको जी साथ शेयर कर लूंगा, नो इशू। और जस्ट मैं ठीक है आपको सर। बता दूं ये क्या है। ये बेसिकली आप अगर नेट पे भी लिखे ना, कंपनीज एक्ट थर्ड शेड्यूल, ठीक है, ठीक है बेसिकली कंपनीज ठीक एक्ट में है। ना 6 7 शेड्यूल हैं। ठीक जी है, हाँ जी हाँ। तो कोई फीस के बारे में है, कोई आपको डिस्क्लोजर के बारे में है। ये थर्ड शेड्यूल कंपनीज की क्लासिफिकेशन देता है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी अभी कंपनी है ना, वो इसके अंडर फॉल करती हैं, इस छोटे से उसमें कोजे में समंदर पूरा भरा हुआ है, ठीक है, उसी के बेस पे फिर वो अकाउंट बनाती हैं अपने, तो मैं शेयर कर तो क्या दूंगा note। फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल जो है वो लिस्टेड कंपनी के लिए, तो फर्स्ट शेड्यूल से किसके नहीं, आई थिंक जो फर्स्ट शेड्यूल है ना वो, जी और जो सेकंड है वो उसका मेमोरेंडम आर्टिकल और इन चीज़ों के मतलब कुछ तो अच्छा शेड्यूल जो है ना अच्छा। वाइप आउट भी हो चुके हैं। ये जो जी थर्ड शेड्यूल है ना, ये कंपनीज की समझ गया। क्लासिफिकेशन के बारे में। बस सही सही मैं निकाल लूंगा सर, फर्स्ट सही। शेड्यूल बाकी उसका ना मुझे मेमोरेंडम IFRS आर्टिकल। 18 के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा मतलब दिलचस्पी थी कि IFRS 18 की थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन नहीं हो नहीं, कि वो थोड़ी सी क्यों भला है जनाब, कि आपको चीज़ क्या पूरी क्लैरिफिकेशन मैंने उस पर यूनिवर्सिटीज वगैरह में सेशन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो मैं उसको इंशाल्लाह है। ना बड़े अच्छे अंदाज में हम कवर कर लेंगे, नो वरी एट ऑल। नेसेसरी शॉर्टली बता सकते हैं IFRS 18 की जरूरत क्या पड़ी, मतलब अच्छा खासा तो असल चल में रहा ना, था। देखें अब ना शॉर्टली अगर बता सकते। लोग मोर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसमें देखो सेल आ गई, परचेज आ गई, ठीक है, जी अदर इनकम आ गई, कैश फ्लो फिर भी थोड़ी बेहतर है, मतलब उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है आपकी, थोड़ा इस तरीके से वो जो है ना वो लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो अब तो वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव कि क्या ना है आप IFRS प्रॉफिट 18 एंड का? लॉस को भी ऐसे ही बनाओ कि ऑपरेटिंग अच्छा लिखो, इन्वेस्टिंग लिखो, फाइनेंसिंग लिखो, ठीक है भाई, अच्छा। कितने पैसे अपने ऑपरेशन से आते हैं, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ठीक है, इतना बैंक से कर्जे लिए हुए हैं, वो मार्कअप है फाइनेंसिंग वाला, ठीक है, और इतना आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उससे पैसे हैं, तो वो आपको बेसिकली कैश फ्लो मॉडल पे लेके जा रहे हैं, तो तो सर ये जो ट्रांसपेरेंसी के लिए। IFRS 18 है, हर तरह की कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा या ये भी इसी तरह से नहीं नहीं, सेग्रीगेट वो भी ऐसा होगा? ही है ना, देखो वो भी एक आईएफआरएस में से ही एक आईएफआरएस है ना, IS1 को रिप्लेस कर देगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी देखो ना, मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो कहाँ गया ये ये देखो, ये IFRS 1 जो है ना, जी सॉरी जी IS1 जो है, प्रेजेंटेशन, जी। ये रिप्लेस हो जाएगा, विल बी रिप्लेस्ड बाई
IFRS 18 ये रहा। ठीक है। ठीक है। तो सही ये रिप्लेस हो जाएगा, ये नया स्टैंडर्ड आ जाएगा, तो जिस कंपनी के ऊपर फुल IFRS लगेंगे उस पर फिर IFRS 18 भी लगेगा। ठीक है। सही। जिसके ऊपर ठीक। IS 1 लगता था ना उसके ऊपर IS 18 लगेगा, IFRS 18 लगेगा। मतलब उसका सही। कोई ये नहीं है कि कोई कोई नई गाइडलाइंस आएगी कि जनाब अच्छा ये नया स्टैंडर्ड है तो हम बताते हैं किस किस पे लगेगा, नहीं। वो एक अच्छा। स्टैंडर्ड को रिप्लेस कर रहा है। तो उस ठीक। स्टैंडर्ड की जगह जब आएगा तो वो हम्म, फिर जो है ना उस सारी कंपनीज पे लगेगा, जिस पे वो पुराना लगता था उन्हीं पे ये नया वाला भी लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।